हाँ जी, तो हम अपना सोल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। बहुत कुछ बताऊंगा इसमें और राउंड्स लॉ भी हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद पहले तो हम करेंगे वेपर प्रेशर आता कैसे है। प्रेशर नाम से कुछ पता चल रहा है, इट इज प्रेशर ऑफ वेपर्स। किसका प्रेशर है? वेपर्स का प्रेशर। ठीक है, बनता कैसे है देखो। ये देखो, एक मैंने वेसल दिखाई हुई है जिसकी साइड आर्म क्या कनेक्टेड है? मैनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है ना, प्रेशर मेजर करने के लिए वेपर्स का। ठीक है, ये आपका इसमें लिक्विड है या कुछ भी आपका यहाँ पे ये जो ब्लैक मैंने दिखाया है, दिस कैन बी एनी लिक्विड और सोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना हम चैप्टर, तो सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड और सोल्यूशन लिख लेते हैं इधर। और इसको मैंने रियोस्टेट में रख दिया, थर्मोस्टेट में, सॉरी रियोस्टेट बोल रहा हूँ, थर्मोस्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, जो अगर प्योर लिक्विड है मान लो हमारे पास, क्या जी प्योर लिक्विड, उसमें से क्या होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां से जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन। दोनों में फर्क क्या पड़ता है तुमको ये बताओ, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है जी, ठीक। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क में से मॉलिक्यूल जाता है, यहां से आप हीट करना शुरू कर, नीचे से मॉलिक्यूल निकल के आएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना। पहली बात तो पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होगा, पूरा सोल्यूशन इन्वॉल्व होगा। और जबकि इवेपोरेशन क्या है, इट इज सरफेस फिनोमिना। जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे वही इन्वॉल्व होंगे, इज सरफेस फिनोमिना। आपने देखा है ना इवेपोरेशन कहाँ पे, आपकी बॉडी से जब आपको पसीना आता है तब आपकी बॉडी से इवेपोरेशन होती है। आप कपड़े धोकर उसको सूखने डालते हो तो उससे क्या होता है, अगर आप उसको इकट्ठा सा ऐसे ढेरी सी बना के रख दो तो जल्दी सूखते नहीं। जब आप खोलते हो फिर लाके डालते हो तो वो क्या होता है, जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस से होना होता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, इट इज सरफेस फिनोमिना। ठीक, अब देखो, तो पार्टिकल जो हम बात करें वेपर प्रेशर की, जब वेपोरेशन हुई, जो पार्टिकल यहां पे था सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसके पास एनर्जी इतनी है कि वो अपने इस सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि देखो एक जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखेंगे। लिक्विड स्टेट में क्यों है आपको पता ना, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसियस स्टेट। अब किसी भी टाइम पे लिक्विड वेपोरेट तो करता ही, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, हर लिक्विड बॉइल करता है। ठीक, तो अब क्या होगा, एक टाइम पे आके जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या हो जाएगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो अपने इनके साथ लिक्विड बाकी मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड है वो तोड़ के कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाए। तो उसके क्या हो जाए, इवेपोरेशन हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे वेपर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेशर, यहाँ से ये आर्म ओपन है, यहाँ मैनोमीटर में जाकर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे आप दूध गर्म करते हो, चाय बनाते हो, तो आप क्या करते हो, गर्म करने के बाद उसको करते हो, फिर बन जाते हो, उसके ऊपर क्या कर देते हो, वो रख देते हो, प्लेट रख देते हो। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वेपर से होते हैं ऊपर, प्लेट तो ठंडी है, ऊपर जाके ठंडी प्लेट के साथ जब वेपर्स टकराते हैं तो एनर्जी लूज कर देते हैं, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। वेपर गर्म होते हैं, आपकी प्लेट जो है या एनवायरमेंट है वो ठंडा है एज कम्पेयर टू योर वेसल जिसमें आपने चाय बनाई है, तो वेपर से कंडेंस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वेपर्स कंडेंस करेंगे यानी कि नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन will be equal to rate of condensation। जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड स्टेट में आएंगे। ठीक है ना, देखो शुरू में वेपर बढ़ेंगे तो आपका इसको ऊपर प्रेशर लगेगा, ये राइज करते रहेगा, राइज कर एक लेवल पे जाकर स्टॉप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी वेसल बंद होनी चाहिए। अगर वेसल खुला होगा तो वेपर तो उड़ जाएंगे, तो आपको सारा क्या हो जाएगा, वो जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, वेपोरेट कर जाएगा। तो आपको अगर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करना है तो आपका क्या होना चाहिए, वेसल क्लोज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करना है तो आपको वेसल क्लोज चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो
जितना आप देखो, जब ये वेपर्स यहाँ पे आएंगे लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर जाके क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो यही प्रेशर जो होता है वो कौन सा होता है, वेपर प्रेशर। देखो डेफिनेशन देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विद विच इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी करा हुआ है, ठीक है। ये आपको पता फैक्टर्स, अब कितना ज्यादा वेपर प्रेशर होएगा ये सब आप पढ़ चुके हो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो जितनी जल्दी ये मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर में जाएंगे उतने वेपर में ज्यादा रहेंगे, और उतना ही वेपर, जितना वेपर ऊपर ज्यादा लगाना जिसने प्रेशर है वेपर ने, ठीक है। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना क्या होगा आपका, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड के अंदर स्ट्रांग है या वीक है। जिन लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी उनका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड्स इज स्ट्रांग उनका वेपर प्रेशर कम होएगा, ठीक है। और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपने सब स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे बात करेंगे, सोल्यूशन में हम कैसे बात करेंगे इसको, ठीक है, वो पढ़ेंगे कैसे सोल्यूशन के ऊपर। अगर ये तो हमने बात की इंडिविजुअल लिक्विड की कि वो वेपर्स जो बनते हैं उसके लिक्विड के वो प्रेशर कैसे लगाते हैं, ठीक है। और एक किस अवस्था में होता है, ठीक है, जब रेट ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब जो प्रेशर होता है दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक है। इससे पहले नहीं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपको एक और बात बताओ, थर्मोडायनामिक्स का भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। इवेपोरेशन जो है, ठीक है, वो एंट्रोपी ड्रिवन है या एंथैल्पी ड्रिवन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एंट्रोपी ड्रिवन या एंथैल्पी ड्रिवन, बताओ जी। दो फैक्टर होते हैं ना आपके, एक तो एंट्रोपी और एंथैल्पी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फ्री एनर्जी, डेल्टा की चेंज इन फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी के लिए, ठीक है। अब देखो इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। तो एंथैल्पी ड्रिवन तो नहीं होगा, इवेपोरेशन इज नॉट एंथैल्पी ड्रिवन, इट इज एंट्रोपी ड्रिवन। एक आपका एमसीक्यू ये भी हो गया, ठीक है। ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर का बात है, इधर दिमाग में क्वेश्चन आया तो करा दिया, ठीक है। क्लियर है जी, क्योंकि ये बात यहाँ पे आगे भी चल के हमको काम आने वाली है। तो आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिफोर वी डिस्कस वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशंस, उसमें उससे पहले मैंने सोचा कि ये पे कर लेते हैं एक बार यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर और लिक्विड्स। सबसे पहले कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे बताया, जितना लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई मैंने डॉटेड लाइन, जितनी ये स्ट्रांग होगी उतना लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पकड़ के रखेंगे, उतना लिक्विड को वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो वीक, और जितनी वीक होंगी उतना जल्दी लिक्विड किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, वेपर स्टेट में। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ए लिख देते हैं, एफ ए मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जितनी वीक उतना आपका वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, हायर इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है जी। ओके, आपने एक चीज पढ़ी हुई है क्या, एक रिलेशन आपने ये होता है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बीपीटी इज, बॉइलिंग पॉइंट किसका, लिक्विड का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। क्यों भाई साहब, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, नो, टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है। ये होता है पीपीटी, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अब आपने, अगर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा वो वेपर स्टेट में है, मतलब आपका मान लो दो लिक्विड है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर है जी मान लो 730 mm, ठीक है, मिलीमीटर, और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है जी 750 mm, और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm होता है,
मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है, मर्करी मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम, मर्करी है ना इधर। तो आपको अगर 750 से 760 करना है, यहां पे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले केस में क्यों? क्योंकि 730 को 760 ले जाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा वेपर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए जितना वेपर प्रेशर कम होएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, ठीक है। ये आपका रिलेशन है, यस, ठीक है। आगे चलते हैं हम टेम्परेचर। अब देखो आपको पता है वेपोरेशन क्या है, एक अभी बोला वेपोरेशन क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? देखो हीट चाहिए होती है वेपोरेशन कराने के लिए, तो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो अगर आप हीट करोगे तो वेपोरेशन बढ़ेगी कम होगी, आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं वो ली चैटलर्स प्रिंसिपल। अगर आप इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस को हीट देते हो तो रिएक्शन उधर जाती है जो एंडोथर्मिक होती है। तो अब ये जो प्रोसेस है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे भी सोचो ये दोस्त लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बड़ी अच्छी दोस्ती है और बड़े प्यार से रहते हैं। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को गाली निकालेगा थोड़ी देर तक दोस्ती बनी रहेगी, बट अगर बहुत ज्यादा गालियां निकालनी शुरू कर दे, दूसरे का टेम्परेचर राइज कर गया, फ्रिक्शन आ जाए, मतलब बीच में रिफ्ट आ जाएगी, टूट जाएगा बॉन्ड, निकल जाएगा, ठीक है। यही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है भाई साहब, रेट ऑफ वेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, वेपोरेशन होती है ना, वेपोरेशन कराने के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, सो इट इज इंट्रोपी ड्रिवन। बार बार बोल रहा हूं, अभी पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकल जाता होता कभी कभी दिमाग से, ठीक। चलो आगे, क्वांटिटेटिवली कि कैसे टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेरी करता है, वो दिया था क्लॉसियस क्लेपेरन ने, वो इक्वेशन मैं अभी लिखता हूं, ठीक है जी। वो देखते हैं, क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, ठीक है जी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है वेपोरेशन, ठीक। हाँ जी, हम देखने लगे हैं कैसे टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को, उसकी क्वांटिटेटिव रिलेशन, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितना वेपर प्रेशर लिक्विड का चेंज होगा, ये होता है क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी कितनी वैल्यू चेंज होगी, अमाउंट कितनी से चेंज होगा, इतने डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से, इतने केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से। ये हमको रिलेशन दिया था, क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन है, क्लॉसियस की इक्वेशन को मॉडिफाई किया था क्लेपेरन ने, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन। तो इक्वेशन बेसिकली क्या है, P is equal to A, here this E is exponent raised to power minus delta H vaporation divided by R by T, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। सीधा ही कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है कि क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन की फॉर्म क्या है। एक तो ये फॉर्म है, इसके अलावा एक और है, वो मैं करवाऊंगा अभी आपको। पहले तो ये होगी एक फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है विच द फॉलोइंग इज नॉट एन फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन, ठीक है। तो आपको तो एक तो ये हो गई, ठीक। अब इसका मैं लॉग लेता हूँ, नेचुरल लॉग ले लेता हूँ ln, ठीक है। क्या ले लेता हूँ, नेचुरल लॉग ln, ठीक है। जब नेचुरल लॉग लिया, लॉग p लॉग a, नेचुरल लॉग और e कैंसिल हो जाता है, एक्सपोनेंस कैंसिल हो जाता है, जो ऊपर लिखा तो सीधा लिख देते नीचे, माइनस डेल्टा एच वेपरेशन बाय RT। ये इक्वेशन मिल गई आपकी 2, ठीक है। ये भी आपका किसका फॉर्म है, क्लॉसियस क्लेपेरन आफ्टर टेकिंग नेचुरल लॉग। अगर नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 ये हो गया। अब देखो कट जाएगा 2.303, इधर ये बन गया, ये आपकी थर्ड फॉर्म बन गई किसी क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन की। हियर ए इज योर, ये एक्सपोनेंट से पहले वाला फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है जी। ठीक है भाई साहब। तो ए जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का, मान के चलते हैं हम, ए हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। P is vapor pressure of liquid, delta H vaporization, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, ये सब क्या होता है, 1 मोल लिक्विड को वेपर करवाने के लिए कितनी आपको हीट देनी पड़ी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ लिक्विड, पर मोल में होना चाहिए, देख लो, ठीक है। उसके बाद आप कभी ग्राम में जैसे तो मोल में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है इक्वेशन लगाने से पहले, यहाँ पे क्वेश्चन है। और टी आपका क्या जी, टेम्परेचर इन केल्विन, और आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब ये देखो, ये एक तरह की बन गई है, क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन व्हाट, एक ग्राफ बन सकता है, इधर लॉग बेस 10, ठीक है, ये भी ऐसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, लॉग बेस 10 वर्सेस क्या बोलते हैं 1/t, 1/t, ये आपका 1/t, ये आपका y होगा, ये x होगा, ठीक है जी। अगर आप क्या करो, प्लॉट करोगे ग्राफ, तो स्लोप ये बन गई माइनस सारा, दिस थिंग इज स्लोप, स्लोप नेगेटिव आ गई, तो ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, स्लोप विल बी नेगेटिव माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय 2.303 आर, ठीक है। हो सकता है आप अगर बोले कि स्लोप ऑफ लॉग पी वर्सेस 1/t ग्राफ ये है, तो उसमें से डेल्टा एच वेपराइजेशन निकाल दो, हीट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकाल दो, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर देना, गैस कांस्टेंट देखते हुए यूनिट्स, तो आप निकाल लेना। अगर आपको डेल्टा एच किसमें दिया है, वो यूनिट्स कैलोरी में दिए हैं क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती है कैलोरी में, जाउल्स में, ठीक है ना, 8.314 जाउल्स 1.98 कैलोरी से पर मोल, ठीक है ना, पर डिग्री, ओके। वो देख लेना आप यहाँ से स्लोप, इस स्लोप से क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एच वेपराइजेशन निकाल सकते हो, क्लियर है भाई साहब। तो ये पता चल गया आपको। इंटरसेप्ट क्या दिया आपका, ये log 10 है, ठीक है, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू log 10 प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसको आगे करते हैं, इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड से आगे चलते हैं, इतना नोट कर लो, काफी क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, देखते जाओ। ये एक आपकी फॉर्म हो सकती है, ये हो सकती है, ये अभी तक 3 फॉर्म्स कर लिए मैंने क्रॉस इलेक्ट्रॉन इक्वेशन की, ठीक है। अब क्वांटिफाई करना है कैसे, देखो इक्वेशन थर्ड से आगे चलेंगे, मिटा रहा हूं, क्या मान के चलना है अपन इफ P1 is pressure, vapor pressure at T1 and P2 is vapor pressure at T2, ठीक है, assuming delta H vaporization constant during, ये भी MCQ है, change from temperature T1 and T1 to T2, जब आपने इतना टेम्परेचर चेंज कर दिया, इसके दौरान आपका क्या है, वो चीज कांस्टेंट है, क्या डेल्टा एच वेपरेशन, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और आपका ए भी क्या है जी, इंडिपेंडेंट है, किसके, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता, ठीक। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन, इंटीग्रेट क्या करना है, आप सीधा इस इक्वेशन को कर लो इंटीग्रेट करने के बजाय, ठीक है। अब आपका एक प्रेशर मान लो आपका बन गया log P1 इज इक्वल टू log 10A माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन 2.303 अपॉन T1 कर लो, दूसरे टेम्परेचर पे log P2 log 10A माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन 2.303 R by T2, ठीक है जी, क्लियर है जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है जी। अब 4 में से 5 को माइनस कर दो, 5 में से 4 को माइनस कर दो, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। चले आगे, देखो क्या हो रहा है, ए भी डेल्टा एच वेपराइजेशन कॉस्ट एंड ए दोनों ही आपके कांस्टेंट है, ठीक है जी, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज। अब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, क्या हो जाएगा, log P2 माइनस log P1, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे log A कट जाएगा माइनस में, बचेगा क्या इक्वेशन,
माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये भी कांस्टेंट है 2.303, ये सारा कांस्टेंट ले लिया आपने, ठीक है, क्लियर है। तो ये नेगेटिव था, इसमें ये नेगेटिव टू नेगेटिव का रहेगा पॉजिटिव, इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/T2 T1 माइनस T2, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर है, ओके। एक टेम्परेचर पे अब हम इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, क्लियर है। आगे इसको मॉडिफाई करते हैं, इक्वेशन को इसको मिटा देते हैं ग्राफ। अब इस इक्वेशन को हम 6 इक्वेशन को हम करने लगे हैं। आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है जी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी होता है, ठीक है जी। इक्वेशन 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, लॉग T2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन 2.303 आर मिसिंग है, तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इज इट ओके, क्लियर है। ये तो पहले से हमने लिखा हुआ था, क्लियर है, यहाँ पे इसका नोटेशन था, क्लियर, ओके। अगर आपको एक टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर पता है, दूसरे टेम्परेचर T2 पे आपने वेपर प्रेशर पता करना है, तो आपने ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7, ठीक है भाई साहब। तो इक्वेशन सिंपल सी है, ठीक है, देख लेना आप, ओके। एक और फॉर्म है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के लिए जस्ट ये आपको इस्तेमाल करना है, आपके बोर्ड्स में भी ये चाहिए आपको, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो एक और फॉर्म जो सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप याद कर सकते हो, वो मैं अभी इसको मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया, दिस इज ओनली फॉर कंपटीशन, ठीक है जी। जो लोग कंपटीशन के लिए देख रहे हैं वो आप इसको देख सकते हो। इस इक्वेशन कैसे लिखा है, चेंज इन वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय RT स्क्वायर, ठीक है जी। तो वैसा ही है, अगर आप देखो इसको इंटीग्रेट कर लो, मान लो आप इस इक्वेशन को नंबर दे दो, कोई भी है प्रेजेंट नंबर दे दो, ए दे दो, अगर हम बोल दें इंटीग्रेट, अब इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन ए विद इन लिमिट्स, क्या बोलते हैं, मान लो P1 से आपका प्रेशर चेंज हुआ है, P2 टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2 एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन assumed to be constant during the process, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या MCQ है, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट इसको रीअरेंज कर लो इक्वेशन को, D log P इंटीग्रेट फ्रॉम P1 टू P2, आगे आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय R dt बाय T स्क्वायर T1 टू T2, बस को इंटीग्रेट करोगे तो इस ग्राफ की क्वेश्चन फिर से वही बन जाएगी, क्या बन जाएगी, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। अगर इसको नेचुरल लॉग से लॉग पे कन्वर्ट कर दिया फिर से आपका वही इक्वेशन बन जाएगा, कौन सा, 2.303, वही इक्वेशन बन गई जो आपने पहले करी थी यार, ठीक है ना। अगर आप इसको क्या करोगे, किस में कन्वर्ट कर लोगे, क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको किस में,
लॉग बेस 10 में, तो वो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम, लॉग बेस 10 में वही इक्वेशन अभी करी है, P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, सेम इक्वेशन जो भी पहले करी थी 10th वाली इक्वेशन। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये एक्चुअली कहाँ से आती है, ये बताता था बेसिकली वेरिएशन ऑफ, ये इक्वेशन यहाँ से आई थी एक्चुअली, डीपी चेंज इन प्रेशर विद टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी डेल्टा टी, यहाँ से आया था ये इक्वेशन। इसके बैक पे ये इक्वेशन चलती है, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन अराइज होती है ये वाली, क्लियर है। बेसिकली ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, यहाँ से। ओके, अब v की डेल्टा v क्या है, V2 माइनस V1। ठीक है, जब आपने टेम्परेचर चेंज किया आपका वॉल्यूम चेंज होगा, तो यहाँ पे हमारे वेपर स्टेट में क्या होगा, लिक्विड है एक तरफ, लिक्विड एक तरफ वेपर है, लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल, तो वेपर मान है, वेपर गैस स्टेट क्या मान लेते हैं हम, वो क्या मान के चलते हैं, सॉरी क्या मान के चलते हैं, वेपर को हम आइडियल गैस ट्रीट करके चलते हैं, तो सारा कुछ रीअरेंज करके आपकी अल्टीमेट इक्वेशन ये बन जाती है। इसके पीछे ये वाली इक्वेशन चलती है। बेसिकली इट शोज, क्लॉसियस शोज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। क्लॉसियस इक्वेशन क्या बताती थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्लॉसियस इक्वेशन शोज वेरिएशन ऑफ pressure with temperature, vapor pressure with temperature directly proportional to enthalpy of delta H is enthalpy of transformation, यहाँ पे vaporization पर delta H enthalpy of transformation। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका जो डेल्टा V है इज इक्वल टू V2 माइनस V1। हियर V2 इज वेपर का, और V1 जो है, V1 लिक्विड नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाती है, V मान के चलते हैं V2, यहाँ पे V2 लिख देते हैं हम, ठीक है, V2 या PV/nRT लग जाता है, ठीक है, तो वहां से इक्वेशन ये बन जाती है आपकी। ठीक है, डिटेल्स क्लियर है, ओके, इसको कराई दो फिर थोड़ा सा इसके पीछे। क्लॉसियस इक्वेशन शोज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब देखो इक्वेशन को अगर कर ही लेते हैं यार, अब शुरू किया तो कंपटीशन के लिए काम है, तो कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर चाहिए ऐसे आपके बैक एंड में इतना बहुत है। देखो अब क्या हो गया, dP/dt इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H अपॉन T, यहाँ पे V वेपर लिख दोगे, ठीक है, ये V वेपर माइनस V लिक्विड, ये V लिक्विड नेग्लिजिबल हो गया, तो डेल्टा H वेपर अपॉन T इज इक्वल टू V वेपर, और वॉल्यूम ऑफ वेपर तो आपको पता ही, अगर आइडियल गैस मान के चलो आप, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी भाई साहब, इसके आगे चलते हैं हम। तो V आपको पता है, V वेपर इज इक्वल टू nRT/P लिख दोगे, ठीक है, देखो वहां पे फिर लिखिएगा, क्या लिखोगे, dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन T, यहाँ पे N अगर एक मोल है, RT पर मोल है ना, तो P हो गया, क्लियर है। तो इक्वेशन अल्टीमेटली क्या फॉर्म ले लेगी आपकी, देखो dP/P ये बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ पे ले जाओ डेल्टा H वेपराइजेशन बाय RT स्क्वायर, इज इट ओके। तो डी ये डिफरेंशिएशन क्या अल्टीमेटली क्या हो जाता है, लॉग भी बन जाता है, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाती है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, अभी करेंगे फिर अगले लेक्चर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे वेरी करते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई साहब,
चलो।